हेलो बच्चों, आप सभी के लिए क्लास 10th का अध्याय 2 भारत में राष्ट्रवाद का ये मैं लेक्चर तैयार किया हूँ। इसे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। पढ़ने के बाद अगर अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि और भी आप जैसे बच्चे इस वीडियो को देखकर पढ़ सकें। तो चले हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसे ध्यान से सुनिए, जैसे कि मैं समझा कर ऐसे समझाने की कोशिश करूँगा वीडियो के माध्यम से भी। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद समय के अनुसार एक नज़र में हम लोग देखते हैं। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को सैनिक विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। यह मंगल पांडे के द्वारा शुरू किया जाता है और मेरठ की छावनी से शुरू होती है। 1870 बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा वंदे मातरम की रचना होती है। मतलब 1870 ईस्वी में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा वंदे मातरम की रचना की जाती है। 1885 में कांग्रेस की स्थापना बम्बई में हुई, जिसके प्रथम अध्यक्ष भूमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बने। (1885) में कांग्रेस की स्थापना बम्बई में हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बम्बई में हुई। भूमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बने। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल के विभाजन का प्रस्ताव किया। 1905 में अविंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता का भी चित्र बनाया। मतलब बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ और 1905 में हुआ था। 1906 में आगा खां एवं नवाब सलीमुल्लाह खान ने मुस्लिम लीग की स्थापना की। 1907 में कांग्रेस का विभाजन दो दलों में हो गया, एक को नरम दल कहा गया एवं एक को गर्म दल कहा गया। कांग्रेस के इस विभाजन को सूरत फूट के नाम से भी जाना जाता है। 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन। दिल्ली दरबार में विभाजन को रद्द किया गया। दिल्ली दरबार में राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू होता है। 1915 में महात्मा गांधी स्वदेश वापस लौटते हैं। 1917 में महात्मा गांधी ने नील कृषि के विरुद्ध में चंपारण सत्याग्रह किया, आंदोलन किया। 1917 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों के लिए सत्याग्रह किया। मतलब हुआ कि 1917 में महात्मा गांधी गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों के लिए सत्याग्रह किया और 1917 में ही महात्मा गांधी ने नील कृषि के विरुद्ध बिहार में चंपारण में भी आंदोलन किया। 1918 में महात्मा गांधी ने गुजरात के अहमदाबाद में सूती कपड़ा मिल के कारीगरों के लिए भी सत्याग्रह किया। 1918 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो जाती है। ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों की स्वशासन की मांग को ठुकरा दिया। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि ब्रिटिश सरकार बोली थी कि जब हम प्रथम विश्व युद्ध जीत लेंगे तो भारतीयों को स्वतंत्र करके चले जाएंगे, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों की स्वशासन की मांग को क्या कर दिया, ठुकरा दिया। 1919 में ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों पर रॉलेट एक्ट जैसा काला कानून बना दिया। काला कानून जैसा कि मैं पढ़ा चुका हूं आप लोगों को। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। 1919 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत मोहम्मद अली और शौकत अली, जिन्हें अली बंधु के नाम से भी जाना जाता है, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत करते हैं 1919 में। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। 1922 में चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। 9 अगस्त 1925 को काकोरी में क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी खजाना ले जा रही ट्रेन को लूट लिया। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया, जिसके विरोध करते हुए लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली पर बम फेंका। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने साबरमती से दांडी की यात्रा आरंभ की। 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर महात्मा गांधी नमक कानून तोड़ा
और सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। 1930 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अनुसूचित जातियों को दलित वर्ग एसोसिएशन में संगठित किया। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को फांसी दे दी गई। 1931 में गांधी इरविन समझौता और सबने अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया गया। 1931 में महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, परंतु उन्हें वहां अपेक्षित सफलता हाथ न लगी, मतलब उन्हें कुछ सफलता नहीं मिली, जितना चाहते थे उतना सफलता नहीं मिली। 1932 में महात्मा गांधी एवं अम्बेडकर के बीच पुन्ना पैक्ट हुआ, पुन्ना समझौता होता है। 1933 में चौधरी रहमत अली सर्वप्रथम पाकिस्तान का विचार रखे। 1933 में चौधरी रहमत अली सर्वप्रथम पाकिस्तान का विचार सामने रखा। 1935 में भारत शासन अधिनियम पारित हुआ और प्रांतीय सरकार का गठन हुआ। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ। 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग का संकल्प पास कर दिया गया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत और गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। 1945 में अमेरिका ने जापान पर परमाणु हमला किया और द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। 1946 में कैबिनेट मिशन संविधान सभा के प्रस्ताव के साथ भारत आता है। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। राष्ट्रवाद, हम लोग अब समझेंगे राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है। तो देखिएगा, जब अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना, एकता की भावना तथा एक समान चेतना रखते हैं तो यही राष्ट्रवाद कहलाती है। यह लोग समान ऐतिहासिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक विरासत साझा करते हैं। कई बार लोग विभिन्न भाषाई समूह के हो सकते हैं, जैसे भारत में अनेक जाति धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन राष्ट्र के प्रति प्रेम उन्हें एक सूत्र में बांधे रखता है, तो इसी को राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्र को जन्म देने वाले कारक क्या हैं, जो देखिएगा, कहता है कि राष्ट्रवाद को जन्म देने वाले कारक क्या होते हैं। तो पहला, यूरोप में राष्ट्र राज्यों के उदय से जुड़ा हुआ। दूसरा, भारत वियतनाम जैसे उपनिवेशों में उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से जुड़ा हुआ, मतलब पहले राष्ट्रवाद का जन्म यूरोप में होता है, बहुत से राष्ट्र उदय होते हैं। उसी प्रकार से फिर भारत वियतनाम जैसे देशों में भी उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन खड़ा होता है। भारत में राष्ट्रवाद की भावना पनपने के कारक, तो राष्ट्रवाद का भावना पनपने का मुख्य कारक था साहित्य, लोक कथाओं, गीत और चित्रों के माध्यम से राष्ट्रवाद का प्रसार किया गया। भारत माता की छवि रूप लेने लगी। लोक कथाओं द्वारा राष्ट्रीय पहचान हुआ। चिन्हों और प्रतीकों के प्रति जागरूकता दिखाया गया। उदाहरण के लिए झंडा के प्रति। इतिहास की पुनर्व्याख्या किया गया। सब लोगों को समझाया गया कि इतिहास के बहुत से लोग हैं जो राष्ट्रवाद को अपना करके स्वतंत्र हो गए। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे पहला विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर प्रभाव तथा द्वितीय पश्चात परिस्थितियाँ। युद्ध के कारण रक्षा संबंधी खर्च में बढ़ोतरी हुई थी। इसे पूरा करने के लिए कर्जे लिए गए और टैक्स बढ़ाए गए। प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर प्रभाव क्या क्या पड़ा, जो देखिएगा, युद्ध के कारण रक्षा संबंधी खर्च में बढ़ोतरी हुई। इसे पूरा करने के लिए कर्ज लिए गए और टैक्स बढ़ा दिए गए। अतिरिक्त राजस्व जुटाने के लिए कस्टम ड्यूटी और इनकम टैक्स को बढ़ाना पड़ा, मतलब टैक्स भी बढ़ गए। युद्ध के वर्षों में चीज़ों की कीमतें बढ़ गई। मतलब जिस समय युद्ध चल रहा था उस समय वस्तुओं की कीमत काफ़ी हाई हो गई। 1913 से 1918 के बीच, 1913 से 1918 के बीच दाम दोगुना हो गए। दाम बढ़ने से आम आदमी को अत्यधिक परेशानी हुई। ग्रामीण इलाकों से लोगों को जबरन सेना में भर्ती किए जाने से भी लोगों में बहुत गुस्सा था। भारत के कई भागों में उपज खराब होने के कारण भोजन की कमी हो गई। फ्लू की महामारी ने समस्या को और गंभीर कर दिया। फ्लू एक बीमारी है। 1921 के जनगणना के अनुसार अकाल और महामारी के कारण 120 लाख से 130 लाख तक लोग मारे गए। सोच लीजिए, 1921 की जनगणना के अनुसार अगर देखा जाए तो अकाल और महामारी के कारण 120 लाख से 130 लाख तक लोग मारे गए।
अब हम लोग देखेंगे सत्याग्रह का विचार। सत्याग्रह का अर्थ पहले समझिए। सत्याग्रह का अर्थ होता है कि यह सत्य तथा अहिंसा पर आधारित एक नए तरह का जन आंदोलन करने का रास्ता था। सत्याग्रह का मतलब होता है कि सत्य पर आधारित आग्रह। महात्मा गांधी के अनुसार सत्याग्रह का अर्थ क्या होता है, जो समझ लीजिए थोड़ी। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह में सत्य पर बल दिया, मतलब सत्य को ज़्यादा वैल्यू दिया गया। गांधी जी का मानना था कि यदि कोई सही मकसद के लिए लड़ रहा हो तो उसे अपने ऊपर अत्याचार करने वालों से लड़ने के लिए ताकत की ज़रूरत नहीं होती। अहिंसा के माध्यम से एक सत्याग्रही लड़ाई जीत सकता है। फिर से समझिएगा, कहता है कि गांधी जी का मानना था कि यदि कोई सही मकसद के लिए लड़ रहा हो तो उसे अपने ऊपर अत्याचार करने वालों से लड़ने के लिए ताकत की ज़रूरत नहीं होती। अहिंसा के माध्यम से सत्याग्रही लड़ाई जीत सकता है। अर्थात सत्याग्रह पर वह लड़ाई होती है जिसमें आपको किसी को पीटने उठने की आवश्यकता नहीं होती है। अहिंसा इसी को कहते हैं जिसमें किसी प्रकार की हिंसा ना हो। अब हम लोग देखेंगे महात्मा गांधी द्वारा भारत में किए गए सत्याग्रह, क्या क्या सत्याग्रह हुए थे, जो देखिएगा। पहले भी मैंने आपको बताया कि महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। गांधी जी की जन आंदोलन की उपन्यास पत्ती को सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। मतलब गांधी जी की जन आंदोलन की जो पत्ती थी उसे सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। भारत में सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह, जो नील आंदोलन के लिए हुआ था, 1917 में दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ नील की खेती करने वाले किसानों के लिए किया था या किसानों को प्रेरित किया। भारत में सबसे पहले चंपारण, जो बिहार में है, 1917 में दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ नील की खेती करने वाले किसानों को प्रेरित किया। 1917 में खेरा, गुजरात किसानों को कर में छूट दिलाने के लिए उसके संघर्ष में समर्थन दिया। फसल खराब हो जाने और प्लेग जैसे महामारी के कारण किसान लगान चुकाने के हालात में नहीं थे। अहमदाबाद, जो गुजरात में पड़ता है, 1918 में कपड़ा कारखाने में काम करने वाले मजदूरों के समर्थन में भी सत्याग्रह आंदोलन किया गया। अब हम लोग देखेंगे रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट क्या था, जो समझिएगा। राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में बंद रखने का प्रावधान किया गया था। रॉलेट एक्ट का उद्देश्य देखेंगे हम लोग क्या था, जो देखेंगे। रॉलेट एक्ट का अर्थ मैं पहले ही बता चुका हूँ, आप लोग को पढ़ा भी चुका हूँ कि इसका मतलब होता है काला कानून। भारत में राजनीतिक गतिविधियों का दमन करने के लिए पहला रॉलेट एक्ट का उद्देश्य था कि भारत में जितने भी राजनीतिक गतिविधियां चल रहे हैं उन सबको क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, समाप्त कर देंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रॉलेट एक्ट अन्यायपूर्ण क्यों था। तो पहला है, भारतीयों की नागरिक आज़ादी पर प्रहार किया गया इस एक्ट के द्वारा। मतलब भारत की नागरिक को जो स्वतंत्रता था उन सब पर बैन लगा दिया गया। भारतीय सदस्यों की सहमति के बगैर पास किया गया था। मतलब हुआ कि रॉलेट एक्ट जिस समय बन रहा था उस समय किसी भी भारतीय से कुछ भी नहीं पूछा गया। रॉलेट एक्ट के परिणाम क्या हुए, जो देखिएगा। रॉलेट एक्ट के परिणाम में पहला है 6 अप्रैल को महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक अखिल भारतीय हड़ताल का आयोजन किया जाता है। 6 अप्रैल को महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक अखिल भारतीय हड़ताल का आयोजन किया जाता है। विभिन्न शहरों में रैली निकाले जाते हैं, जुलूस निकाले जाते हैं। रेलवे वर्कशॉप में कामगारों का हड़ताल कर दिया जाता है। मतलब जितने भी रेलवे वर्कशॉप में काम करने वाले रहते हैं वो सभी कर्मचारी हड़ताल पर चले जाते हैं। सभी दुकानें बंद कर दी जाती है। स्थानीय नेताओं को हिरासत में ले लिया जाता है। बैंकों, डाकखानों और रेलवे स्टेशनों पर भी कई प्रकार के हमले होते हैं। तो ये सभी थे रॉलेट एक्ट के परिणाम। अब हम लोग देखेंगे रॉलेट एक्ट विस्तार से क्या क्या हुआ था, जो देखिएगा। सबसे पहले ये समझिएगा, रॉलेट एक्ट कानून 13 अप्रैल 1919 में आया था। रॉलेट एक्ट 1919 में आया था। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा 1919 में रॉलेट एक्ट को पारित किया गया था। भारतीय सदस्यों ने इसका समर्थन नहीं किया था, लेकिन फिर भी यह कानून क्या हो गया, पारित हो गया। अर्थात यह कानून भारतीय लोगों का विरोध था। भारतीय लोगों के प्रति काफ़ी असंतोषजनक यह नियम था।
इस एक्ट ने सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने के लिए असीम शक्ति प्रदान किए थे। इसके तहत बिना ट्रायल के ही राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बंदी बनाया जा सकता था, अर्थात शक के आधार पर किसी भी राजनीतिक व्यक्तियों को बंद किया जा सकता था और 2 साल तक उनकी सज़ा हो सकती थी। 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरुआत की। हड़ताल के आह्वान को भारी समर्थन प्राप्त हुआ। मतलब ये रखा गया प्रस्ताव कि सभी जगह हड़ताल किया जाए। अलग अलग शहरों में लोग इसके समर्थन में निकल पड़े। दुकानें बंद हो गई और रेल कारखानों के मजदूर हड़ताल पर चले गए। अंग्रेजी हुकूमत ने राष्ट्रवादियों पर कठोर कदम उठाने का निर्णय लिया। कई स्थानीय नेताओं को बंदी बना लिया गया। महात्मा गांधी को भी दिल्ली में प्रवेश करने से रोक दिया गया। अर्थात यह जो रॉलेट एक्ट कानून था, इसके विरुद्ध में जब भारतीय गए, जो गए उन्हें पकड़ करके जेल में बंद कर दिया गया और 2 साल की सज़ा सुना दिए गए कि 2 साल तक तुम बंद रहो। कई लोगों को तो मार दिए गए जान से। अब होता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर में पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई। इसके कारण लोगों ने जगह जगह पर सरकारी संस्थानों पर आक्रमण किया। अमृतसर में मार्शल लॉ लागू हो गया और इसकी कमान जनरल डायर के हाथों में सौंप दी गई। जनरल डायर। जलियांवाला बाग का दुखद नरसंहार 13 अप्रैल को उस दिन हुआ जिस दिन पंजाब में बैसाखी मनाई जा रही थी। ग्रामीणों का एक जत्था जलियांवाला बाग में लगे एक मेले में शरीक होने आया था। यह बाग चारों तरफ से बंद था और निकलने के रास्ते भी काफ़ी छोटे थे, संकीर्ण थे। जनरल डायर ने निकलने के रास्ते बंद करवा दिए और भीड़ पर गोलियां चलवा दी। इस दुर्घटना में सैकड़ों लोग मारे गए। सरकार का रवैया बड़ा ही क्रूर था, अति क्रूर था, मतलब निर्दयी था। इससे चारों तरफ हिंसा फैल गई, लड़ाई होने लगे। महात्मा गांधी ने आंदोलन को वापस ले लिया क्योंकि वो हिंसा नहीं करना चाहते थे। अब देखेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड का प्रभाव क्या हुआ। भारत के बहुत सारे शहरों में लोग सड़क पर उतर आए। हड़तालें होने लगी, लोग पुलिस से मोर्चा लेने लगे और सरकारी इमारतों पर हमला करने लगे। सरकार ने निर्ममतापूर्ण रवैया अपनाया तथा लोगों को अपमानित और आतंकित किया। सत्याग्रहियों को ज़मीन पर नाक रगड़ने के लिए सड़क पर घिसकर चलने और सारे साहिबों अंग्रेज़ों को सलाम करने के लिए मजबूर किया गया। मतलब जितने भी भारतीय सत्याग्रही थे उन्हें ज़मीन पर नाक रगड़ने के लिए कहा जाता था। सड़कों पर घिसकर चलने की बात की गई थी और जितने भी अंग्रेज़ अफसर रहेंगे उन्हें सभी भारतीय सलाम करेंगे। लोगों को कोरे मारे गए तथा गुंजरवाला जो पंजाब में पड़ता है तथा गुंजरवाला के गाँव में बम भी बरसाए गए। इतने क्रूर थे अंग्रेज। नोट: हिंसा फैलते देख महात्मा गांधी ने रॉलेट सत्याग्रह को क्या कर लिया, वापस ले लिया। अब हम लोग देखेंगे आंदोलन के विस्तार की आवश्यकता। रॉलेट सत्याग्रह मुख्यतः शहरों तक ही सीमित था। महात्मा गांधी को लगा कि भारत में आंदोलन का विस्तार होना चाहिए, अर्थात जो रॉलेट एक्ट था सिर्फ शहरों में उस समय तक चल रहा था। महात्मा गांधी ने सोचा कि भाई भारत में आंदोलन का विस्तार होना चाहिए, अर्थात यह सत्याग्रह गाँवों तक भी पहुँचना चाहिए। उनका मानना था कि ऐसा तभी हो सकता है जब हिंदू और मुसलमान एक मंच पर आए और सभी मिलकर अंग्रेज़ों का विरोध करें। खिलाफत का मुद्दा। खिलाफत शब्द खलीफा से निकला हुआ है, जो ऑटोमन तुर्की का सम्राट होने के साथ साथ इस्लामिक विश्व का आध्यात्मिक नेता भी था। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की हार हो जाती है। यह अफवाह फैल गई थी कि तुर्की पर एक अपमानजनक संधि थोपी जाएगी। इसलिए खलीफा की तात्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में अली बंधुओं द्वारा बम्बई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया। अब हम लोग देखते हैं महात्मा गांधी ने क्यों खिलाफत आंदोलन का मुद्दा उठाया। रॉलेट एक्ट की असफलता के बाद से ही महात्मा गांधी पूरे भारत में और भी ज़्यादा जनाधार वाला आंदोलन करना चाहते थे। मतलब ये अपने टीम में बहुत अधिक से अधिक लोगों को शामिल करना चाहते थे कि रॉलेट सत्याग्रह में अधिक से अधिक लोग शामिल हो, हमारे आंदोलन को सफल बनाए। उन्हें विश्वास था कि बिना हिंदू और मुस्लिम को एक दूसरे के समीप लाए ऐसा कोई अखिल भारतीय आंदोलन खड़ा नहीं किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने खिलाफत का मुद्दा उठाया। हिंद स्वराज।
महात्मा गांधी द्वारा लिखित पुस्तक हिंद स्वराज, जिसमें भारत में ब्रिटिश शासन के असहयोग पर जोर दिया गया। उन्होंने महात्मा गांधी ने एक पुस्तक लिखा जिसका नाम है हिंद स्वराज, और गांधी जी ने ये बताया कि हम ब्रिटिश को असहयोग करेंगे, उसके किसी भी प्रकार के कोई सामान का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब हम लोग देखेंगे असहयोग। असहयोग आंदोलन क्या था, जो देखिएगा। असहयोग आंदोलन में असहयोग करने की बात आ गई। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक स्वराज में महात्मा गांधी ने लिखा कि भारत में अंग्रेजी राज इसलिए स्थापित हो पाया क्योंकि भारतीयों ने उनके साथ सहयोग किया, और उसी सहयोग के कारण अंग्रेज हुकूमत करते रहे। यदि भारतीय सहयोग करना बंद कर दे तो अंग्रेजी राज 1 साल के अंदर चरमरा जाएगी, अर्थात समाप्त हो जाएगी, और हमारा स्वराज आ जाएगा, अर्थात भारतीयों के अपना शासन खुद मिल जाएगा। गांधी जी को विश्वास था कि यदि भारतीय लोग सहयोग करना बंद करने लगे तो अंग्रेज़ों के पास भारत को छोड़कर चले जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं रहेगा। अर्थात गांधी जी ये कहना चाहते थे कि हम अंग्रेज़ों को किसी प्रकार की कोई सहयोग नहीं करेंगे, किसी प्रकार की कोई हेल्प नहीं करेंगे, क्योंकि भारतीयों की हेल्प करने की वजह से ही अंग्रेज़ हम पे शासन चलाते हैं, हुकूमत करते हैं। अगर कोई भारतीय उन्हें मदद ना करे तो उनकी शासन व्यवस्था खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी, और इस प्रकार से हम लोग स्वतंत्र हो जाएंगे। असहयोग आंदोलन का कारण क्या था? प्रथम महायुद्ध की समाप्ति पर अंग्रेज़ों द्वारा भारतीय जनता का शोषण किया गया। प्रथम महायुद्ध की समाप्ति पर अंग्रेज़ों द्वारा भारतीय जनता पर क्या होता है? शोषण होता है, अत्याचार होता है। अंग्रेज़ों द्वारा स्वराज प्रदान करने से मुकर जाना। अंग्रेज़ पहले कहा था कि हम आपको स्वराज लौटा देंगे, जब अंग्रेज़ जीत गए तो स्वराज ठुकराने से मतलब इनकार कर दिए गए। रॉलेट एक्ट पारित होना, जलियांवाला बाग हत्याकांड होना, कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव बहुमत से पारित होना, ये सभी असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण था। अब देखिएगा असहयोग आंदोलन के कुछ प्रस्ताव। अंग्रेजी सरकार द्वारा प्रदान की गई उपाधियों को वापस करना। सिविल सर्विस, जैसे कुछ लोग सिविल सर्विस में जॉब करते थे, तो सिविल सर्विस, सेना, पुलिस, कोर्ट, लेजिस्लेटिव काउंसिल और स्कूलों का बहिष्कार कर दिया गया। जितने भी लोग सर्विस में थे वो सब भारतीय जो थे सर्विस छोड़ कर आने लगे। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, अर्थात कोई भी विदेशी वस्तु का इस्तेमाल नहीं करेगा। यदि सरकार अपनी दमनकारी नीतियों से बाज ना आए तो संपूर्ण अवज्ञा आंदोलन शुरू करना, ये सभी असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव था कि यदि अंग्रेज इससे भी, असहयोग आंदोलन से भी अपने कंट्रोल में नहीं आता तो हम लोग शुरू करेंगे संपूर्ण अवज्ञा आंदोलन, मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब देखिएगा असहयोग आंदोलन से संबंधित कांग्रेस अधिवेशन कितने थे? तो असहयोग आंदोलन से संबंधित कांग्रेस में 2 अधिवेशन किए गए। पहला सितंबर 1920 में। इसमें हुआ क्या? असहयोग पर स्वीकृति अन्य नेताओं द्वारा, मतलब बहुत से लोग ऐसे कह दिए गए कि हम असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं हैं, मतलब इनमें हम उतना विश्वास नहीं रखते। दिसंबर 1920 में स्वीकृति पर मोहर तथा इसकी शुरुआत पर सहमति हो गई। अब क्या हुआ? दिसंबर 1920 में कहा गया कि चलो हम असहयोग आंदोलन को समर्थन करते हैं, इससे शुरुआत किया जाए। आंदोलन के अंदर अलग अलग प्रकार के विचारधाराएं वाले लोग थे। असहयोग खिलाफत आंदोलन की शुरुआत जनवरी 1921 में हुई थी। विभिन्न सामाजिक समूहों ने आंदोलन में हिस्सा लिया, परंतु प्रत्येक वर्ग की अपनी अपनी आकांक्षाएँ थी, अपनी अपनी इच्छा थी, अपनी अपनी सोच थी। सभी के लिए स्वराज का अर्थ अलग था। प्रत्येक सामाजिक समूह ने आंदोलन में भाग लेते हुए स्वराज का मतलब एक ऐसा युग लिया जिसमें उनके सभी कष्ट और सारी मुसीबतें क्या हो जाए? खत्म हो जाए। ये था असहयोग आंदोलन का उद्देश्य। शहरों में असहयोग आंदोलन का धीमा पड़ना। क्यों धीमा हुआ? जो देखिएगा, चक्की के कपड़े की तुलना में खादी का कपड़ा अधिक महंगा था और गरीब लोग इसे खरीद नहीं सकते थे। परिणाम स्वरूप वे बहुत लंबे समय तक मिल के कपड़ों का बहिष्कार नहीं कर सकते थे। वैकल्पिक भारतीय संस्थान वहाँ नहीं थे जिनका इस्तेमाल अंग्रेज़ों की जगह किया जा सकता था। ये ऊपर आने के लिए धीमी थी। मतलब क्या था कि शहर में रह रहे लोग को चक्की के कपड़ा जो था खादी के कपड़ा से अधिक महंगा लगता था, तो ज़्यादा दिन तक चक्की के कपड़े वो खरीद नहीं सकते थे, इसलिए उन्हें खादी का कपड़ा, चक्की के कपड़े की तुलना में खादी का कपड़ा अधिक महंगा था, मतलब खादी कपड़ा अधिक महंगा था। इस प्रकार से वो खरीद नहीं पाते थे और इसी वजह से वो अंग्रेज़ों को ज़्यादा दिन तक बहिष्कार भी नहीं कर सकते थे।
वैकल्पिक भारतीय वहाँ कोई संस्थान नहीं था जिससे कि अंग्रेज़ों से भी सस्ते सामान उपलब्ध कराया जा सके। इसलिए छात्रों और शिक्षकों ने सरकारी स्कूलों में वापस आना शुरू कर दिया और वकील सरकारी अदालतों में काम से जुड़ गए। असहयोग आंदोलन की वापसी। अब क्यों असहयोग आंदोलन वापस लिया गया, जो समझिएगा थोड़ा। फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया क्योंकि चौरी चौरा में हिंसक घटना हो गई थी। अब देखिएगा आगे हम लोग बताएंगे कि चौरी चौरा कांड की वजह से असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया, समाप्त कर दिया गया। अब चौरी चौरा कांड क्या था, जो समझिएगा। फरवरी 1922 में गांधी जी ने नो टैक्स आंदोलन शुरू करने का फैसला लिया, मतलब किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देंगे। बिना किसी उकसावे के प्रदर्शन में भाग ले रहे लोगों पर पुलिस ने गोलियां चला दी। मतलब इधर से आंदोलन कर रहे लोग जा रहे थे, उधर से अंग्रेज पुलिसों ने गोलियां चला दी। लोग अपने गुस्से में हिंसक हो गए, गुस्से में आ गए और पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया और पुलिस स्टेशन में आग भी लगा दी। यह घटना उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में हुई थी, इसलिए इसे चौरी चौरा कांड भी कहा जाता है। अब देखिएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था, जो समझिएगा। 1921 के अंत आते आते कई जगहों पर आंदोलन हिंसक होने लगा था, अर्थात लोग लड़ने लगे थे, झगड़ने लगे थे, एक दूसरे को मारने लगे थे। फरवरी 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय ले लिया। कांग्रेस के कुछ नेता भी जन आंदोलन से थक गए थे और अंग्रेजों और राज्यों के काउंसिल के चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे। राज्य के काउंसिलों का गठन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत हुआ था। कई नेताओं का मानना था कि सिस्टम का भाग बनकर अंग्रेजी नीतियों को विरोध करना भी महत्वपूर्ण था। प्रांतीय परिषद में चुनाव में हिस्सा लेने को लेकर कांग्रेस के नेताओं में आपसी मतभेद हुआ, मतलब आपस में ही लड़ गए। चित्तरंजन दास, जिसे CR दास भी बोलते हैं, मोतीलाल नेहरू द्वारा स्वराज पार्टी का गठन किया ताकि प्रांतीय परिषद के चुनाव में हिस्सा ले सके। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की वजह से कृषि उत्पाद की कीमतों में भारी गिरावट आई। ग्रामीण इलाकों में भी भारी उथल पुथल मच जाती है। अब हम लोग देखेंगे साइमन कमीशन। 1927 में ब्रिटेन में साइमन कमीशन का गठन ताकि भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन किया जा सके। 1928 में साइमन कमीशन का भारत आना, पूरे भारत में विरोध प्रदर्शन हुआ। 1928 में साइमन कमीशन भारत आता है और उसे पूरे को भारतीय क्या करते हैं, विरोध करते हैं। कांग्रेस ने इस आंदोलन का विरोध किया क्योंकि इसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं था। कांग्रेस साइमन कमीशन का विरोध करता है क्योंकि उसमें कोई भी भारतीय नहीं थे। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन शुरू हुआ था। इसमें पूर्ण स्वराज के संकल्प को पारित किया गया। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया और लोगों ने ऐलान किया कि वे संपूर्ण स्वाधीनता के लिए संघर्ष करें, वो जीत सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे नमक यात्रा और असहयोग आंदोलन 1930 में होती है। जनवरी 1930 में महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन के समक्ष अपनी 11 मांगें रखी। कितने मांगें रखी? 11। ये मांगें उद्योगपतियों से लेकर किसान तक विभिन्न तबके से जुड़ी हुई थी। मतलब ये जो मांग थी किसानों से लेकर के उद्योगपतियों के लिए भी इम्पोर्टेंट थी। इनमें सबसे महत्वपूर्ण मांग नमक कर को ख़त्म करने की थी, अर्थात नमक पर जो अंग्रेज टैक्स लगाते थे उन्हें ख़त्म करना था। लॉर्ड इरविन इनमें से किसी भी मांग को मानने के लिए तैयार नहीं थे। लॉर्ड इरविन इनमें से कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं था। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी द्वारा नमक यात्रा की शुरुआत होती है। 6 अप्रैल 1930 को नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन, यह घटना 6 अप्रैल 1930 को नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ दिया गया। यही घटना सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जानी गई और शुरुआत हुई। गांधी इरविन समझौता की विशेषताएं क्या थे, जो देखिएगा। 5 मई 1931 को गांधी और इरविन के बीच समझौता होता है। समझौता में यह होता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया जाए, पुलिस द्वारा किए अत्याचारों की निष्पक्ष जांच की जाएगी, नमक पर लगाए गए सभी कर हटा दिए जाएंगे। मतलब ये गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ। आंदोलन में किस किस ने भाग लिया था? नमक आंदोलन में जो हम लोग देखेंगे, देश के विभिन्न हिस्सों में सविनय अवज्ञा आंदोलन लागू हो गया।
गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक अपने अनुयायियों के साथ सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। मतलब अपने साबरमती आश्रम से शुरू करते हैं और दांडी तक जाते हैं अपने बहुत सारे चेले चुटरियों के साथ। ग्रामीण इलाकों में गुजरात के अमीर पाटीदार और उत्तर प्रदेश के जाट आंदोलन में सक्रिय थे। चूँकि अमीर समुदाय व्यापार, अवसाद और गिरती कीमतों से बहुत प्रभावित थे, वे सबने अवज्ञा आंदोलन के उत्साही समर्थक बन गए। व्यापारियों और उद्योगपतियों ने आयातित वस्तुओं को खरीदने और बेचने से इनकार करके वित्तीय सहायता देकर आंदोलन को समर्थन कर दिया, अर्थात व्यापारी और उद्योगपति भी आंदोलन में शामिल हो गए। नागपुर क्षेत्र के औद्योगिक श्रमिक वर्ग ने सबने अवज्ञा आंदोलन में भी भाग लिया। रेलवे कर्मचारियों, डाक वर्कर्स, छोटा नागपुर के खनिज आदि ने विरोध रैली और बहिष्कार अभियानों में भाग लिया। सबने अवज्ञा आंदोलन। देश के विभिन्न हिस्सों में नमक कानून का उल्लंघन किया गया, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई, वन कानूनों का उल्लंघन कर दिया गया। अब देखिएगा सबने अवज्ञा आंदोलन के प्रति ब्रिटिश लोगों का क्या प्रतिक्रिया था, जो देखिएगा। सबसे पहले अंग्रेज़ों ने कांग्रेस के नेताओं को बंदी बना लिया, हिरासत में ले लिया, जेल में डाल दिया। काफ़ी निर्दयी तरीका अपनाया गया, निर्मम दमन किया गया। शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों पर आक्रमण करना अंग्रेज़ों का मुख्य काम बन गया था। महिलाओं और बच्चों की भी पिटाई करते थे अंग्रेज। लगभग 1 लाख लोग गिरफ्तार किए गए हैं। कहीं दहाई, सैकड़ों, हज़ार, 10,000, लाख, हाँ 1 लाख। सबने अवज्ञा आंदोलन के प्रति लोगों और औपनिवेशिक सरकार ने क्या प्रतिक्रिया दी, जो देखिएगा। लोगों ने सरकारी कानूनों को भंग करना शुरू कर दिया। अब इधर से लोग सरकारी कानून को भंग करना शुरू कर दिए। आंदोलन को दबाने के लिए सरकार ने कठोरता से काम लिया। हजारों जेल गए, गांधी जी को कैद कर लिया गया। अब जनता इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेने लगी। सबने अवज्ञा आंदोलन की विशेषताएं क्या थी, जो समझिएगा। इस बार लोगों को न केवल अंग्रेज़ों का सहयोग न करने के लिए बल्कि औपनिवेशिक कानूनों का उल्लंघन करने के लिए भी बुलाया गया, जोर दिया गया। देश के विभिन्न भागों में हजारों लोगों ने नमक कानून तोड़ा तथा सरकारी नमक कारखानों के सामने प्रदर्शन किए। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाने लगा। किसानों ने लगान और चौकीदारों ने कर चुकाने से इनकार कर दिया। वनों में रहने वाले लोगों ने वन कानून का उल्लंघन करना आरंभ कर दिया। सबने अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की क्या भूमिका थी, जो समझिएगा। औरतों ने बहुत बड़ी संख्या में गांधी के नमक सत्याग्रह में भाग लिया। हजारों औरतें उनकी बात सुनने के लिए यात्रा के दौरान घर से बाहर आ जाती थी। उन्होंने जुलूसों में भाग लिया, नमक बनाया, विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों की पिकेटिंग की, मतलब विरोध किया। कई महिलाएं जेल भी गई। ग्रामीण क्षेत्रों की औरतों ने राष्ट्र की सेवा को अपना पवित्र दायित्व माना। अब देखिएगा सबने अवज्ञा आंदोलन कैसे असहयोग आंदोलन से अलग था। असहयोग आंदोलन में लक्ष्य स्वराज था, लेकिन इस बार पूर्ण स्वराज की मांग थी। असहयोग में कानून का उल्लंघन शामिल नहीं था, जबकि इस आंदोलन में कानून तोड़ना शामिल था। सबने अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं क्या थे, जो सोचिएगा। अनुसूचित की भागीदारी नहीं थी, क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस इनके हित की अनदेखी कर रही थी। अनुसूचित जाति वाले लोग इसमें शामिल नहीं थे। मुस्लिम संगठनों द्वारा सबने अवज्ञा के प्रति कोई खास उत्साह नहीं था, क्योंकि 1920 के दशक के मध्य से कांग्रेस हिंदू महासभा जैसे हिंदू धार्मिक संगठनों के करीब आने लगी थी। दोनों समुदायों के बीच संदेह और अविश्वास का माहौल बना हुआ था। अब देखेंगे 1932 की पुनः संधि के प्रावधान। इसमें दलित वर्गों, जिन्हें बाद में अनुसूचित जाति के नाम से जाना गया, को प्रांतीय एवं केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षित सीटें मिल गई। हालांकि उनके लिए मतदान सर्वमान समान निर्वाचन क्षेत्रों में ही होता था। सामूहिक अपनेपन, वे कारक जिन्होंने भारतीय लोगों को सामूहिक अपनेपन की भावना को जगाया तथा सभी भारतीय लोगों को एक किया, वह है सामूहिक अपनेपन। पहला था चित्र और प्रतीक। भारत माता की प्रथम छवि बंकिम चंद्र द्वारा बनाई गई। इस छवि के माध्यम से राष्ट्र को पहचानने में मदद मिली। लोक कथाएँ,
राष्ट्रवादी घूम घूम कर इन लोक कथाओं का संकल्प करने लगे थे। ये कथाएं परंपरागत संस्कृति की सही तस्वीरें पेश करती थी तथा अपनी राष्ट्रीय पहचान को ढूंढने तथा अतीत में गौरव का भाव पैदा करती थी। चिन्ह उदाहरण झंडा देखा जाए, बंगाल में 1905 में स्वदेशी आंदोलन के दौरान सर्वप्रथम एक तिरंगा जिसमें कलर था हरा पीला लाल, जिसमें 8 कमल थे। 1921 तक आते आते महात्मा गांधी ने भी सफ़ेद हरा और लाल तिरंगा का रंग तैयार कर लिया था। इतिहास की पुनर्व्याख्या, बहुत से भारतीय महसूस करने लगे थे कि राष्ट्र के प्रति गर्व का भाव जगाने के लिए भारतीय इतिहास को अलग ढंग से पढ़ाना चाहिए ताकि भारतीय गर्व का अनुभव कर सकें। गीत जैसे वंदे मातरम एक गीत था। 1870 के दशक में बंकिम चंद्र ने यह गीत लिखा। मातृभूमि की स्तुति के रूप में यह गीत बंगाल के स्वदेश आंदोलन में खूब गाया गया। और इस प्रकार से आपका भारत में राष्ट्रवाद का ये नोट जो मैं पढ़ा रहा था ख़त्म हुए। अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। ये सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है। थैंक यू।